अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान सलमान आबिद के साथ ख़बर की ख़बर लेके मैं इसाराना आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने थोड़ा सा प्रोग्राम में एक फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया है। हमने कहा सुबह सुबह आपको तमाम अखबारात की जो अहम ख़बरें और लीड स्टोरीज़ जो हैं ज़रा वो आपसे शेयर कर ली जाएँ कि कौन सा अखबार ने किस खबर को लीड दिया है। तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। एक्सप्रेस अखबार की जो लीड है वो है कि इनखला की तारीख बढ़ाना पड़ेगी अमेरिका, नताइज भुगतना होंगे तालिबान। जबकि जंग की जो लीड है वो भी अफ़गानिस्तान के हवाले से है और है कि अफ़गानिस्तान हुकूमत साजी सूरत हाल पेचीदा होगी। नवाए वक्त ने भी तालिबान के जो डेडलाइन है उसी को कवर किया है और उसकी हेडलाइन है कि गैर मुल्की फ़ौज का इनखला डेडलाइन नहीं बढ़ेगी। बड़ा साफ कैटेगोरिकली तालिबान का वो है। नई बात अखबार की जो लीड है वो भी तकरीबन नवाए वक्त से मिलती जुलती है और वो है कि अमरीकी इनखला डेडलाइन के बाद रेड लाइन। अच्छा जुमला इस्तेमाल किया, डेडलाइन के बाद रेड लाइन। अखबारात में और उर्दू अखबारात में सुर्खियों का किसी दौर में बड़ा वो होता था, अब्बास अत्तर साहब का बड़ा नाम था। तो ये एक अभी सिलसिला चले कहीं ना कहीं तो जारी है। इंग्लिश अखबारात ने भी अफ़गानिस्तान को आलमोस्ट कवर किया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जो लीड स्टोरी है वो है कॉन्सिक्वेंसेस इफ़ यूएस डिलेज विड्रॉल। और डेली टाइम्स ने फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू को जो है वो मेन स्टोरी बनाया है। ओनली एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट कैन ब्रिंग पीस टू अफ़गानिस्तान। जबकि डॉन की जो स्टोरी है वो भी अफ़गानिस्तान के हवाले से ही है कि कॉन्सिक्वेंसेस इफ़ यूएस वायलेट्स एग्जिट डेडलाइन तालिबान। द न्यूज़ की एक बड़ी जो स्टोरी है अहम वो है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ट्रस्ट राइजेस बाय 108 पीसी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर। ये आज की जो थी वो अहम खबरें थी। जो लीड स्टोरी है ये मैंने आपसे कहा चलो डिस्कस कर लें। और अब मैं चलता हूँ अपने प्रोग्राम के रनडाउन की तरफ, जहाँ जो हमारा आज का रनडाउन है। पहली हमारी स्टोरी है अफ़गानिस्तान में मुत्तफ़िक़ का अबूरी सेटअप और दरपेश चैलेंजेस। तालिबान ने अमरीकी फ़ौजियों के मुकम्मल इनखला तक हुकूमत की जो हुकूमत साजी है वो रोकने का ऐलान कर दिया है। वादी पंजशेर में कशीदगी है। दूसरी अहम खबर है कि पाकिस्तान पर गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बढ़ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ट्वीट है। और पाकिस्तान को IMF से 2 अरब 77 करोड़ डॉलर मिल गए हैं। कोरोना, फिर जो आज की अहम खबर है वो है कि कोरोना की चौथी लहर में बतदरीज इजाफा हो रहा है, हमें एहतियात की ज़रूरत है। क्रिकेट के मैदान से एक खबर है, बड़ी खबर है कि रमीज़ राजा को PCB का चेयरमैन बनाने का फ़ैसला हो गया। ये ट्विटर का टॉप ट्रेंड रहा और इस पे बहुत ट्वीट हुए, इस पे बड़ी सोशल मीडिया पे गुफ्तगू हुई है। फिर आज हम मुसलसल बात कर रहे हैं पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर। सहाफ़ती तंजीमों के ओहदेदारों का इस पे क्या रद्द-ए-अमल है। हम कोशिश करते हैं कि आपको किसी न किसी एक प्रोफेशनल प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट से बात की जाए जो सहाफ़ती तंजीमों को भी देखता हो कि उनकी राय क्या है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट के हवाले से। और आखिर में हम कौमी अखबारात के कालम और इदारी आपसे शेयर करेंगे। शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम साहब। मेरा ख्याल है कि डायरेक्ट चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। शफीक साहब, जो आज की 2 बड़ी खबरें हैं, एक खबर तो ये कि जो तालिबान हैं वो मुत्तफ़िक़ा अबूरी सेटअप के ऊपर उनकी गुफ्तगू जारी है और इस हवाले से बेशुमार चैलेंजेस भी दरपेश है। ये इतना हिस्सा मैं आपसे करूँगा और अगला हिस्सा मैं सलमान साहब से करूँगा। एक ख़बर मैं और आपसे शेयर कर दूँ ताकि आपको वो हो जाए। गुज़िश्ता रोज़ तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद पहला जो है और लोया जरगा जो है वो हुआ, उसमें अफ़गानिस्तान की मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने और उनके रहनुमाओं नुमाइंदों ने शिरकत की। और इसमें रहनुमाओं के साथ 800 के करीब लगभग जो है उनमें उलमा भी शामिल थे। जय्यद उलमा जो मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के नुमाइंदे हैं वो थे। और सदारत जो थी वो दोहा मुज़ाकराती के टीम के जो अहम रुकन थे ना, मौलवी आमिर खान मुत्तकी, उन्होंने की।
और इसमें उन्होंने गुफ्तगू हुई कि मिलजुल कर हो। आपको पता है कि अफगानिस्तान का एक ख़ास अंदाज है जरगा, जिसमें उन्हें समझ लें उनकी बड़ी पार्लियामेंट उसे कहा सकता। तो आप समझते हैं कि जो ये चैलेंजेस हैं हुकूमत साजी के, और वो उनको दरपेश तो हैं, और अगर वो इसमें से निकल जाते हैं तो उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। थैंक यू। पहले मैं आपको दाद दूंगा, जो नया फॉर्मेट आपने इंट्रोड्यूस कराया है, इसमें लोगों को होता है एट ग्लांस सारी हेडलाइन मिल जाती हैं, तमाम कॉलम मिल जाते हैं, तमाम एडिटोरियल मिल जाते हैं, तो लोगों को एक पिक्चर मिल जाती है कि आज क्या है। बड़ा अच्छा। मैं तो स्क्रीन पे मैं बोलता हूँ, पीछे तो आप दोनों हैं। अच्छा। हम अब तो आपने अफगानिस्तान की बात, नए सेटअप की बात की जी। देखिए 20 साल बाद तालिबान आए और वो उनके पास बार बार कह चुके हैं जादू की छड़ी नहीं उनके पास। बिल्कुल। और जब वो तालिबान काबुल आए थे, उन्होंने क्या जेस्चर दिया था, हम बज़ौर ताकत हम अंदर नहीं आना चाहते, आप ट्रांसफर ऑफ पावर करें, इक़्तिदार को मुंतकिल करें पुरअमन तरीके से। लेकिन अपना वो जो उस वक्त अफगान सदर थे वो निकल लिए, वो उन्होंने पीछे मुड़ के देखे, अपने साथियों को छोड़, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। अगर वो अपना जो है आपका जो है इक़्तिदार इंतकाल इक़्तिदार पुरअमन तरीके से कर देते तो अब तक वहाँ गवर्नमेंट बन जाती, और अब तक वहाँ एक सेटअप बन जाता, जो वो कहा जा रहा है ना कि भाई कोई हुकूमत नहीं है, कोई ये नहीं है बस। अभी तक वैसे ये भी बड़े अचंभे की बात है कि ऐसा मुल्क दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो आज 10 दिन बाद भी बगैर हुकूमत के चल रहा है, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अब तालिबान कर रहे हैं, उसमें पता क्या प्रैक्टिकली तालिबान की हुकूमत नहीं है। देखिए सारी देखिए उनकी बड़ी जो पॉजिटिव बात है ना, वो सब धड़ों को शामिल करना चाहते हैं। हाँ। किसी को नाराज नहीं करना चाहते। इवन जो अपना शुमाली अफगानिस्तान उनको भी साथ शामिल करना चाहते हैं। 5-6 सारा वो कह रहे हैं कि भाई आप आए, आप हिस्सा बने इस हुकूमत का, कि हमने अब अफगानिस्तान को बनाना है, इसलिए देर हो रही है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सब धड़ों को ले आए कि कल कोई मुखालफत ना हो और एक पीसफुल प्रोसेस सारा हो। बिल्कुल ठीक है। मैं एक आपको सवाल करने से पहले अफगानिस्तान और तालिबान के हवाले से एक जो पैकेज है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं होना तो ये था शुरू में कर देता, लेकिन चूंकि चीज़ें थोड़ी गर्म थी तो मैं क्या ज़रा आपको शेयर करते हैं पहले। तालिबान ने अमेरिका और बरतानिया को एक हफ्ते में अफगानिस्तान से निकलने की वार्निंग दे दी और कहा है कि एक हफ्ते में अफगानिस्तान से ना निकले तो नताइज भुगतने को तैयार रहें। अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि 31 अगस्त के बाद गैर मुल्की अफवाज के अफगानिस्तान में रुकने का मतलब कब्जे में तोसी समझा जाएगा। फौजी इनखला में तोसी पर रद्द अमल आएगा। तालिबान ने अमरीका को खबरदार कर दिया। तालिबान ने आखिरी अमरीकी फौजी की अफगानिस्तान में मौजूदगी तक हुकूमत की तश्कील और काबीना का ऐलान रोक दिया। तालिबान ज़राए ने AFP को बताया कि जब तक एक भी अमरीकी फ़ौजी अफगानिस्तान में है, ना हुकूमत बनाएंगे ना काबीना का ऐलान होगा। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन का कहना है कि ज़रूरत पड़ी तो फ़ौजी इनखला की 31 अगस्त की डेडलाइन में तोसी का जायज़ा लेंगे। उम्मीद है 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से इनखला मुकम्मल कर लेंगे। अमरीकी फ़ौज काबुल एयरपोर्ट से लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। सलमान, आप समझते हैं कि कोई अफगानिस्तान में एक नया बुहरान जन्म लेने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो आपको ये दाद देनी होगी तालिबान को कि तालिबान के बारे में ये परसेप्शन था कि वो किसी को साथ नहीं मिलाएंगे और अकेले हुकूमत बनाएंगे, और ये पूरी दुनिया के अंदर ये बड़ा तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ। लेकिन तालिबान ने बड़ी फहमो फरासत का मुजाहरा करते हुए ये साबित किया कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट, जिसकी आपने भी बात की ना, सारे अखबारात ने हेडलाइन दी, उसी को बुनियाद बनाया। और ये पाकिस्तान का भी बड़ा मेजर कंसर्न था कि आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ जाएं, तमाम फरीकैन को साथ लें। और आप बड़ी दिलचस्प बात देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान के अलावा जो फोर्सेज हैं वो इस्लामाबाद में आई, उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। यानी इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में तालिबान ने वाकई सबको हैरान किया, उनको रोका नहीं, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ गए। एक बात, अब बात यह है कि ये जो 31 अगस्त तक हुकूमत बनाने का मामला था, अगर आप वाकई चाहते हैं कि 31 अगस्त तक हुकूमत बने तो फिर तालिबान को ये आज़ादी मिलनी चाहिए ना कि वो अपने तमाम फरीकैन को ऑन बोर्ड लेके हुकूमत बनाए। अब उसमें रुकावट कौन बन रहा है? उसमें रुकावट बन रही है अमरीकी इनखला का मामला। यानी ये जो डेडलाइन थी, अगर इस डेडलाइन को वो नहीं मीट करते और फिर वहां स्टे करते हैं तो इसका मतलब है फिर तालिबान कहते हैं कि हुकूमत की फॉर्मेशन जो है वो डिले होगी। तो अब ये गेंद बुनियादी तौर पर अमरीका की कोर्ट में है कि वो अपनी डेडलाइन तक जाए। अब डेडलाइन को यहां से जाए और अफगान हुकूमत को या अफगान तालिबान को या अफगान के जो बाकी फरीकैन हैं उनको ये मौका दे कि वो अपनी हुकूमत खुद बनाए। और मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, इनको अंदाजा हो गया तालिबान को कि हमें यहाँ पर एक क्रेडिबल हुकूमत बनानी है, एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत बनानी है, सबको ऑन बोर्ड लेना है ताकि एक लिजिटिमेसी जो है ना और क्रेडिबिलिटी जो है वो मेंटेन की जा सके अफगान हुकूमत के बारे में।
वादी पंजशेर के अंदर झड़पें हो रही हैं, 300 जंगजू मारे जाने का दावा किया जा रहा है, और जो मज़ामती ग्रुप है वो कुछ दावा करता है, तालिबान कुछ करता है। मेरी इतलात ये है कि गुज़िश्ता रोज़ पंजशेर के अंदर तालिबान ने अपना एक नुमाइंदा वफद भेजा और उसमें उल्मा को सबसे आगे रखा, और उन्होंने जाके कहा कि ये मामला इफ़ाम व तफ़हीम से हल हो जाए तो बेहतर है। अमेरिका, इंडिया और बाकी सब अमन के मुखालिफ जो है वो, उनकी ख्वाहिश तो ये है कि किसी तरह मुज़ाहमत पैदा हो, को खाना जंगी की सूरत हाल हो, क्लैशेस बढ़े। तो तालिबान का एक इम्तहान तो है ये सलमान साहब ने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि आपने एक डेडलाइन दी हुई है, निकलना है तो जाएं आप। अगर आप डेडलाइन को वायलेट करेंगे तो फिर जो दूसरा फ्रीक है, क्या वो आपका कोई गुलाम तो नहीं है ना। 20 साल बाद उन्होंने ये दिन के आया है, तो उन्हें जो डेडलाइन उनको डेडलाइन को उन्हें अपना उस पर अमल करना चाहिए। दूसरा देखिए, शाहीन साहब जो तर्जमान इनका मैं सुन रहा था टीवी प्रोग्राम में, सोहेल शाहीन, तो वो ये कह रहे थे कि भाई वो जो आपका इशारा है ना कि ये अमरीकी इनखला और सारी, वो कह रहे थे कि भाई जब तक अमरीकी इनखला नहीं होगा उस वक्त तक ना हम कोई बुरी हुकूमत बना नहीं सकते। और भाई कैसे बनाएं जब उनके अपने जो इनका मेन पूरी उनका अपना एक सियासी उनका नुक्ता था कि कोई गैर मुल्की फ़ौज जो है वो ना आए, अफगानिस्तान में ना रहे। जब अमरीकी फ़ौज वहाँ रहेगी, सब कुछ ये होगा, तो फिर वो कैसे अपना आज़ाद हुकूमत बना सकते हैं। इन्फ्लुएंस बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस अभी भी वहाँ पे है और अमेरिका वहाँ से नहीं जाएगा। और जब तक ये गैर मुल्की फ़ौजें हैं तो वहाँ पे आप आज़ाद हुकूमत कैसे बना सकते हैं। तालिबान कोशिशें कर रहे हैं कि भाई हम उनका जो तालिबान का रिजॉल्व है ना, उनका रिजॉल्व ये है कि हमने सबको साथ लेके चलना है, और उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। उस पर कोई छड़ी नहीं कि अपना जादू की छड़ी नहीं करेंगे और वो हर चीज़ वो हो जाएगी। पंजशेर का आपने कहा, पंजशेर के बारे में जो शाहीन साहब थे उन्होंने कहा हम चाह रहे हैं कि उनसे बात हो, हम कोई खून खराबा नहीं चाहते। और ये 300 जो तालिबान की, ये भी एक जरिए की खबर थी, कन्फर्म नहीं। फिर भी उनका बड़ा मुझे अच्छा लगा उनका बयान कि हम चाहते हैं कि उनसे हम बात करें और उन्हें शामिल करें हुकूमत में, कि वो पार्ट ऑफ पीस बने, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बने। ये बड़ी अच्छी अप्रोच है। इसमें एक बड़ी बुनियादी बात है, अगर अमेरिका अपने इनखला से पहले एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन करने में कामयाब हो जाता ना इसार साहब, तो बात काफी हद तक दुरुस्त होता ही ना। आप देखिए ना, उस वक्त पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि इनखला से पहले एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं सका। अब आपने इनखला का ऐलान कर दिया, अब आप उसमें रोड अटकाएं और उसमें बाकी ममालिक जो है वो कहें कि नहीं जी इनखला क्यों अभी ना करें, अभी रुक जाएं, थोड़ा सा स्टे करें। उससे वो जो दोहा मुज़ाकरात के अंदर जो कुछ तय हुआ था और दोहा माहिदा जो है उस पर अगर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर इस सारे माहिदे की क्रेडिबिलिटी भी पीछे चली जाएगी, फिर अफगानिस्तान का क्राइसिस भी बढ़ेगा। फिर आप अफगानिस्तान के अंदर उन लोगों को खुद से हुकूमत बनाने का मौका अगर नहीं देना चाहते, मुदाखलत करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है अमेरिका ने वहां पर जो है हामिद करजई की हुकूमत बना के बिठाई, फिर डॉक्टर अशरफ गनी की एक हुकूमत बनाई। तो मैं ये समझता हूं कि अब अगर अमेरिकी इनखला के बाद ये मौका अफगान क़यादत को मिलना चाहिए कि वो मिल बैठ के अपनी हुकूमत बनाए, क्रेडिबल हुकूमत बनाए, इंक्लूसिव हुकूमत बनाए और मामलात को आगे लेकर एक मैं छोटा सा कमेंट्स आप दोनों से लूंगा, उसके बाद मैंने अपने अगले टॉपिक पे जाना है। देखें, रूस, चीन, पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अफगानिस्तान में पुरअमन अंदाज में, तुर्की भी शामिल है, लेकिन ये तीन मेजर जो हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि इंतकाल इक़्तिदार मुकम्मल तौर पे हो जाए और एक ऐसी हुकूमत बन जाए जो जिसमें सब लोग शामिल हो, जबकि अमेरिका का जो अब अंदाज लग रहा है, और उन्होंने कहा कि जी हम तो तारीख बढ़ा सकते हैं। तालिबान कहते हैं कि अगर आपने तारीख बढ़ाई तो फिर हम बुरी हुकूमत का ऐलान नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब यहाँ पे आके एक डेडलॉक तो पैदा हो गया है। आप समझते हैं शफीक साहब कि पाकिस्तान को, चीन को, रूस को इस सिलसिले में मुदाखलत करनी चाहिए और अमेरिका को इस बात पे कन्विंस करना चाहिए कि जब आपने बंदे निकालने तो वक्त से निकालने, ताकि वो अपनी जो डेडलाइन है उसके मुताबिक अपने हुकूमत का ऐलान करें। कल जो इंटरव्यू दिया है फवाद साहब ने BBC को, उसमें उन्होंने कोट किया है कि प्राइम मिनिस्टर ने अशरफ गनी से कहा था कि जब अब ये कोई क्राइसिस नहीं था, उनकी हुकूमत थी कि आप मखलूत हुकूमत बनाएं, सबको शामिल करें, कल आपको मुश्किल पेश आ सकती है। लेकिन अशरफ गनी साहब किसी और कहने पे खेल रहे थे। आपने बिल्कुल सही कहा, अमेरिका और यूरोप और भारत के कहने पे खेल रहे थे। उस वक्त उन्होंने बात समझ नहीं आई, लेकिन अब देखें ना, अब सब मखलूत हुकूमत की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो सिंसियर हैं, वो कोई ना कोई ब्लड शेड कुछ नहीं चाहते। वो अशरफ गनी के तो स्टाइल से ऐसे लगता है कि वो तो ये चाहते थे कि मैं एक ऐसा खला छोड़ के जाऊं
जो पूर्ण होने में वक्त लगे और उसमें ब्लड शेड हो, वो तो पैसे लेके नीवे होकर निकल गए। अब अमेरिका यहाँ स्टे करता है और ये कहता है कि हमने अभी इनखला नहीं करना और उसमें ताखीरी हरबे इख्तियार करता है, तो इसका मतलब तो फिर बड़ा वाज़ेह है ना इसार साहब कि अमेरिका प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है इस खित्ते के अंदर, और यहाँ पर एक बदएतमादी की फिजा पैदा करके वो इंतशार पैदा करके जो भारत का एजेंडा है, जो अमेरिका कॉन्टेक्स्ट है कि जी अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज रखा जाए, यहाँ मुस्तहकम हुकूमत ना बने, यहाँ कोई अबूरी सेटअप ऐसा ना बने जो क्रेडिबल हो, लिजिटिमाइज हो। यानी भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है कि तालिबान अपनी हुकूमत खुद बना ले, क्योंकि उनको लगता है कि तालिबान की हुकूमत बनने से इंतशार पैदा होगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं, पाकिस्तान ये चाहता है, तालिबान ये कह रहे हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट, तो अब भारत को बड़ी परेशानी लगी है कि अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट आ गई तो फिर उसकी इंटरनेशनल लेजिटिमेसी जो है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। एक अच्छी खबर आपसे शेयर करूंगा, लेकिन वो मैं चाह रहा हूं कि पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाऊं, फिर उसके बाद उस पर शेयर करता हूं। रिलीजियस स्कॉलर्स की एक ग्रुप को भेजा था ताकि उधर हमारे ओपोनेंट्स मुखालिफिन जो है उसके साथ बातचीत करे और मसले को सुलहमीज़ तरीके से हल करे। लेकिन अगर वो जंग के इंतखाब करते हैं, वो ये उस पर डिपेंड करता है, तो फिर उसकी जिम्मेवारी भी उन पर लागू होती है। वो ये रिपोर्ट जो शॉर्ट था वो बीच में चलना था जहाँ पे आप सुहेल शाहीन की बात कर रहे थे, तो देर आयत दुरुस्त आयत वो बात नहीं। अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। अच्छी खबर ये है कि 1.25 साल में हमारी मईशत, जिसके मुतालिक अपोजिशन का और मुखालफों का ये दावा था कि ख़त्म हो गई, तबाह हो गई, दिवालिया हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबारी अफराद के एतमाद में 108% इजाफा हुआ है। और फिर मज़े की बात यह कि 2020 के मुकाबले में 9% बेहतरी आई है। फिर इसमें एक और अच्छी बात जो मैं आपको बताऊं वो ये कि कारोबारी एतमाद जो मनफी 50 था वो मस्बत में तब्दील होकर 9% पे चला गया। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि रिकॉर्ड 59% बेहतरी आई पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर, पाकिस्तान की तारीख के अंदर रिकॉर्ड तोड़ ऊपर चले गए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस हवाले से गुफ्तगू भी की, ट्वीट भी किया। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर बेहतरी मईशत में जो अब 2 अरब 77 करोड़ डॉलर भी आ गए, और IMF ने ये कहा है कि इस पे कोई पाबंदी नहीं है, आप जहां मर्जी इस्तेमाल करें। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुशगवार हवा का जिसे झोंका करना चाहिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में निकल रही है। वो जो बुरा वक्त था ना जिसमें हमें बड़ी मुश्किलात थी, दिवालिया की बातें हो रही थी, नाकामी की बातें हो रही थी, अब उससे निकल के उम्मीद की बातें हो रही हैं। और ये जितने इंडिकेटर्स हैं ये सिर्फ आप और मैं नहीं शेयर कर रहे साराना साहब या प्राइम मिनिस्टर शेयर नहीं कर रहे, इंटरनेशनल इदारे, मूडी की रिपोर्ट आपने देखी, उसके अंदर भी कहा गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आपने देखी, IMF की रिपोर्ट के अंदर भी इन चीजों का जिक्र है, यानी कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। इवन हमारे FATF जो हमारे सबसे ज्यादा देखिए ना, आपने उसके 26 पॉइंट जो है आपने उसके ऊपर मनोन अमल कर लिया है, उसमें बड़ा सेटिस्फैक्टरी नोट है। अच्छा, अब ये है कि इससे एक पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी ना पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, वो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, पैसा आएगा। कल हमने बात की थी, ये जो भी आपने बात की, सरमायाकारों को इत्मीनान मिल रहा है, कारोबारी तबके को इत्मीनान मिल रहा है, पहली दफा किसान जो है वो बड़ा खुशहाल आपको नजर आता है। ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा है। अगले 1-1.5 साल में आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी और आम आदमी का इत्मीनान जो है वो बढ़ेगा इस पाकिस्तान की मईशत के ऊपर। शफीक साहब, कल पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई, और जो KSE का जो इंडेक्स था ना 100 का, वो 500 पॉइंट तक गया, और इंडेक्स में 48,000 जो है पॉइंट्स का नफसियाती जो हद होती है उसे उसने अबूर किया। फिर इसमें एक और बात, 80 अरब रुपए 89 अरब रुपए के इजाफे से मार्केट का जो सरमायाकारी थी वो 84 खरब रुपए तक चली गई। तो जब स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार बढ़ता है तो डेफिनेटली उसके असरात नीचे तक आते हैं। तो आप समझते हैं, जैसे अभी एक जुमला और मैं कह के फिर आपसे बात करता हूँ कि किसानों में 1200 अरब रुपया किसानों को इस बार मिला है हुकूमत की जानिब से, जो कार्ड के जरिए, और अगले साल जो हदफ है वो 2400 अरब रुपए का है। तो मैं समझता हूँ कि अब हुकूमत डिलीवर करने की तरफ बढ़ रही है। देखिए, सबसे पहले हम तो अपनी तारीफें करेंगे ना, मैं आपकी करूँगा, आप सलमान साहब की करेंगे, सलमान मेरी करेंगे। इस तरह हुकूमत अपने इक़दामात की तारीफ करती है।
लेकिन जो IMF ने जो ये फंड ट्रांसफर किया ना, ये उनका पाकिस्तानी मईशत पे एतमाद है। अगर हमारी मईशत जिस तरह अपोजिशन ढोल पीटती रहती है कि तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, अगर वाकई ऐसे होता तो इंटरनेशनल फोरम वाले हमारे गुलाम नहीं है, ये हमारी बातों पे नहीं चलते। वो पूरा देखभाल के परख के कभी इनकी जो इकॉनमी है, जो स्टेप्स ले रहे हैं, ये बेहतर हैं, उनके क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, तो फिर ही वो पैसे देते हैं। और इस पर हम कल बात कर चुके थे कि भाई जो हुकूमत के अब जो इंडिकेटर आ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज, देखिए स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है किसी भी मईशत का। वो आपने बताया कि वो कितना कहाँ तक ऊपर चलेगी, तो ये इसका जो असर होता है वो नीचे तक आता है। ये सिर्फ ये नहीं कि जो स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े ब्रोकर बड़े बड़े बैठे हुए हों, ये नीचे तक आता है और ये पूरी दुनिया ये देखती है कि भाई स्टॉक मार्केट एक कंट्री के ऊपर जा रही है और उसको सारा मैयर करके फिर वो आगे इमदाद देते हैं। और किसान कार्ड और हेल्थ कार्ड, उस पर हम बात कर चुके हैं, फिर एजुकेशन। और बिल्कुल सलमान साहब ने ठीक कहा कि अगले 1.5 साल में आप इसका रिजल्ट देखेंगे। अभी आपने फसल लगा दी है, कुछ हमें फल मिल रहे हैं, और बाकी जो आगे 1.5 साल में आप देखेंगे तनावर दरख्त हो जाएगा, उसमें फल हमें मिलेंगे। सलमान, IMF ने जो हमें अब इमदाद दी है 2 अरब और 77 करोड़ डॉलर, मैं समझता हूँ कि हम IMF के पीछे कर्जे के लिए जब भाग रहे थे, उसने कितनी हमसे शरायत करवाई, कितने हमसे वो किए। और ये एक ऐसा कर्जा है, मैं तो समझता हूँ गैबी इमदाद अल्लाह की तरफ से आ गई कि 3 अरब डॉलर ही हो गए। जी जी। और 3 अरब डॉलर इज अमाउंट फॉर पाकिस्तान। जब 1 अरब डॉलर की हम भागते थे। इंटरनेशनल मालियाती इदारों का एक प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल मालियाती इदारे ये देखते हैं कि जब एक डायरेक्शन जो है ना वजह हो जाए ना, और उनको लगता है कि बात आगे चल पड़ी है, ट्रेन आगे चल पड़ी है, गाड़ी आगे चल पड़ी है, फिर वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप देखिए जो बाहर बैठे हुए सरमायाकार होते हैं ना, वो भी आपके मुल्क में उस वक्त सरमायाकारी करते हैं जब उनको एक इन्वायरमेंट नजर आता है, जब उनको एक साजगार माहौल मिलता है। उनको अब देखिए ना, इस हुकूमत ने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो लोगों को दी है ना। आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस कोरोना के बावजूद बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में देखें, कंस्ट्रक्शन की अपॉर्चुनिटीज में देखें, कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखें, तो वो जो उन्होंने इंसेंटिव्स दिए हैं, उन एमनेस्टीज मिली हैं कई जगह पर, तो इस तरह की चीजों से एक माहौल बना। अब उस माहौल का असर ये हो रहा है, इंपैक्ट ये हो रहा है कि बाहर से भी सरमायाकारी हो रही है और हमारे इंटरनल इन्वेस्टर भी जो है ना वो बाहर निकल रहे हैं, अपना पैसा लेके आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये जो चीजें हैं आहिस्ता आहिस्ता फ्लोरिश हो रही हैं, आगे बढ़ेंगी, और इससे एक पाकिस्तान के अंदर एक कारोबारी माहौल बढ़ेगा। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना, ये एक बड़े बुनियादी एक इंडिकेटर होता है। अब आप कोई एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स उठाएं और जरा पूछें उनसे कि इस वक्त क्या आप मुतमईन नजर आते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब इस वक्त हम सेटिस्फैक्ट्री नोट के ऊपर है, हमें लगता है कि ट्रेन चल पड़ी है, गाड़ी चल पड़ी है। अगर ये इसी तरीके से लिए, और बिजनेस कम्युनिटीज के जो कंसर्न्स हैं, आपको याद होगा आर्मी चीफ से भी मुलाकातें उनकी हुई हैं, आपको याद है प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं, आपको याद है गवर्नर लेवल के ऊपर भी उनसे मुलाकातें हुई हैं। उन सब के कंसर्न्स को जब आपने एड्रेस किया है, तो आज आपका जो बिजनेस कम्युनिटी है वो आपको यहाँ पे खड़ी नजर आती है आपके साथ। प्राइम मिनिस्टर ने, आपको याद होगा, कहा था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उसको आप बूम दें तो कोई साहब उसका 200-300 छोटी इंडस्ट्रियां वो भी डेवलप होती हैं। अब जो हमें ये बूम नज़र आ रहा है हमारी मईशत में, इसमें जो मेन जो विजन था प्राइम मिनिस्टर का कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आगे लेके आएँ। अब बिल्डिंगें बन रही हैं, हाई रेज बिल्डिंगें बन रही हैं, वो उन्होंने 1 विंडो कर दिया है। सलमान साहब ने एमएनसी का जिक्र, एमएनसी दे दी कि आप आएँ और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जो कॉलोनियाँ बन रही हैं, जो हाई रेज बिल्डिंग बन रही हैं, जो दूसरी चीज़ें बन रही हैं, उससे जो आपके 200-300 और छोटी इंडस्ट्री है, वो पैसा नीचे आ रहा है, और इससे हमारी जो मईशत ऊपर हो रही है और लोगों को भी रिलीफ मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है। मैंने ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले कोरोना पे मैं चाह रहा था आप दोनों से बात कीजिए। 80 अफराद जहाँ भाग हुए हैं गुज़िश्ता रोज़, और 3772 नए केसेस आए। कोरोना एक दफ़ा फिर थोड़ा सा बढ़ रहा है। क्या वजह है शफीक साहब कि बतौर कौम हम जो SOPs हैं और जो हम ये तो हमारी अपनी ज़िंदगी का मसला है। न्यूजीलैंड को ले लें आप, इवन ऑस्ट्रेलिया इस टाइम शदीद मुश्किलात का शिकार है। वहाँ पे कई शहरों में, पर्थ में, एडिलेड में उन्होंने लॉकडाउन किया हुआ, लेकिन लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन है, बिल्कुल। वहाँ पे SOPs का मतलब SOPs है। हम लोग कोरोना को भी इतना इजी लेते हैं जैसे कोई खेल है, और उसका नतीजा ये है कि वो फिर कोरोना 25,000 अमवात हो चुकी हैं कल तक हमारी। 25,000 अमवात बहुत बड़ी तादाद है। और अब हमारा मसला पता है क्या है कि हम अपना कोरोना से नहीं डरते, वैक्सीन लगवाने से डरते हैं। यानी जो मसला है उसको गले लगाते हैं, जो सोल्यूशन है उसको दूर भागते हैं।
और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमें बहसत कौम फ़र्क ये सोचना पड़ेगा, ये हुकूमत का मसला नहीं है, आप मैं सबको हमें सोचना पड़ेगा भाई हम किस सब जा रहे हैं और ये कितना ही खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल ठीक, एक कैजुअल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। देखिए अब एक चीज़ है ना कोविड, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी शिद्दत बढ़ रही है। अभी आपने कहा था चौथी लहर की बात भी की जा रही है, फिर पांचवी लहर की बात भी, या ये भी कहा गया कि कोविड का कोई तीसरा डोज भी आएगा। इसका मतलब है हमें अपने कैजुअल एटीट्यूड से बाहर आना चाहिए, इसको एक सेंसिटिव इशू के तौर पे लेना चाहिए, और सोसाइटी जब तक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे बिहेव नहीं करेगी बात नहीं चलेगी। इसी तरीके से जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो NCOC है, उसके साथ सूबाई हुकूमतों की जो कोऑर्डिनेशन है और जो आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जब तक वो प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं करेगा आप लोगों को सही तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता ये है कि अभी अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है, लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है, और जितने भी अफर्मेटिव एक्शंस इससे रिलेटेड हैं वो हमें बतौर गवर्नमेंट भी, बतौर सोसाइटी भी और बतौर शहरी भी हमें लेने होंगे। और हमारे मजहबी रहनुमाओं को मुझे हिस्सा डालना चाहिए, जुम्मे खुतबे में बताएं लोगों को भाई अल्लाह के बंदो ये बीमारी है उसको इसी तरह ट्रीट करो आप। बिल्कुल ठीक। नासिर काज़मी का शेर है, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। लहर तो कोरोना की उठी है और ताज़ा हवा जो है वो सरमायाकारी की है। तो पाकिस्तान दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो ताज़ा हवा है वो ही इस लहर को दबाएगी। लेकिन अगर आप साथ देंगे तब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। मैं हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं ज़रिया राजपूत। हम बात करेंगे हर उस खबर पर और हर उस वाक़े पर जिसका ताल्लुक बराह रास्त हम सब से है। हमारी मजहबी और माशरती अक़दार से है, पाकिस्तान से है। इस दौरान जिंदा करेंगे गुजरे हुए ऐसे लम्हात को जो आज भी हमारी हंसी यादों का हिस्सा है, और रखेंगे नजर मुस्तकबिल पर कि हर आने वाला नया दिन पूरी कौम को क्या पैगाम दे रहा। अच्छा सुन ले, रमीज राजा के बाद हमने जाना है मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर, आपने बीपर करना है, और आखिर में वेलकम बैक नाजरीन। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा कहा था कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो PCB के चेयरमैन बनते। अब PCB के चेयरमैनशिप में ऐसे क्या मज़े हैं ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो क्रिकेट का दीवाना हूँ हम दोनों। रमीज़ राजा को जो है फ़ैसला हुआ है कि PCB का चेयरमैन बनाया जाए और मानी साहब की जगह पर उनको लाया जा रहा है। रमीज़ राजा का क्रिकेट कैरियर थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। उन्होंने 57 टेस्ट खेले थे और 2833 रन बनाए, और 198 उन्होंने वनडे खेले, उसमें 5841 रन बनाए, और इन जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच है 183 थे, उसमें 10,392 रन बनाए। और एक दिलचस्प बात यह कि उन्होंने एक ओवर भी किया टेस्ट में, जो कि वनडे था। ये बड़ी बात है कि उन्होंने वो किया। और आपको याद होगा वसीम राजा उनके भाई थे, लेफ्ट हैंडेड, बड़े शानदार बैट्समैन थे। तो एक क्रिकेट ख़ानदान है रमीज़ राजा, और पूरी एक हिस्ट्री है, और अगर वो बनते हैं तो डेफिनेटली क्रिकेट से उनका बराह रास्त रब्ता है। खेल रहे हैं एक अरसे से, उसके बाद वो फिर कमेंटेटर के तौर पे उन्होंने अपना बड़ा नाम बनवाया। वो देखते हैं कि अब ये फैसला कैसे है। मैं तो सलमान से शुरू करूंगा कि क्रिकेट इनकी कमजोरी है। इनकी कमजोरी है। सलमान साहब, तो आप बड़ा सुबह सुबह मुझे बता रहे होते हैं कि वेस्ट इंडीज के इतने आउट हो गए और ये हो गए। तो देखिए, एक तो ये कि रमीज राजा जो है ना वो बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर है,
अच्छा, आपने उनके कैरियर के अंदर एक पोर्शन मिस कर दिया, वो एक बहुत बड़े कमेंटेटर के तौर पर भी आए और आप और वो कमेंटेटर के तौर पर ना सिर्फ वो खुद आए, उन्होंने बहुत से खिलाड़ियों को इस शोबे के अंदर डाला और क्रिकेट का बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं, उसकी वुसअत को समझते हैं, जदीद क्रिकेट जो आ रही है उसको समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि रमीज़ राजा इस वक्त एक बेस्ट चॉइस है पीसीबी के कॉन्टेक्स्ट में। अगर ये चेयरमैन बनते हैं पीसीबी के तो इससे क्रिकेट हमारी आगे बढ़ेगी, पीछे नहीं जाएगी। तो और फिर आपने देखा कि सोशल मीडिया का माशाल्लाह टॉप ट्रेंड भी जो है वो रमीज़ राजा के हक में नज़र आ रहा है, लोग उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि ये एक अच्छा डिसीजन है रमीज़ राजा का पीसीबी के चेयरमैन के तौर पे। अब अल्लाह करे हमारी क्रिकेट जो है वो आगे की तरफ बढ़े और जो उसमें खामियाँ हैं रमीज़ राजा बतौर क्रिकेटर भी जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी जानते हैं, खुद उन्होंने MBA भी किया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा है, वो इन चीज़ों को ज़्यादा परखें तो देखें कि पाकिस्तानी क्रिकेट में जो कमज़ोरियाँ हैं, चाहे वो प्लेयरों के कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे वो कोचिज़ के कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे वो इंतज़ामी ढांचों के कॉन्टेक्स्ट में, उसको ये दूर करें ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो वाकई आगे जा सके। शफीक साहब, नाम जब ये आ रहे थे तो माजिद खान साहब का नाम भी आ रहा था, ज़हीर अब्बास का नाम, ज़हीर अब्बास साहब का भी नाम आ रहा था। तो ये वो लोग हैं जिनका एक कैरियर है बहुत बड़ा। ज़हीर अब्बास का तो बहुत बड़ा, और वो फिर एक अरसा उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस में भी ICC में भी अपनी खिदमत अंजाम दी। माजिद खान एक अपराइट आदमी है, लेकिन रमीज़ राजा का इंतखाब आप क्यों समझते हैं कि किया गया? शायद इसलिए कि वो ज़रा फ्रेश हैं और उनके क्रिकेट बोर्ड से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। देखिए रमीज़ राजा काफ़ी अरसे से क्रिकेट में इन है ना, आप देखिए वो कमेंट्री भी कर रहे हैं और सारा उनका कैरियर भी आपने सारा बताया है, और वो अपना इन मौजूआत पे वो कुड़ते रहते हैं। आप उनकी कमेंट्री सुने, आप उनके ना TV इंटरव्यू सुने, और जो उनके इंटरव्यू हाल ही में आए हैं कि वो डे 1 से कह रहे हैं कि भाई क्रिकेट का ढांचा चेंज करें, क्रिकेट में क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली ऐसे लाएँ कि क्रिकेट को आगे बेहतर हो सके। हम दुआ करते हैं कि भाई वो क्रिकेट को बेहतर बनाए और हमें भी कोई फतवात, हमें भी कुछ चीज़ें मिलें। अब देखें ना, असल मसला है खिलाड़ियों की ट्रेनिंग। जैसे हम पहले ओलंपिक से बात करते थे कि भाई जितना वो पैसा खर्च करते हैं उस पर उनके लेविश, उनके एक्सपेंसेस पे और उनकी फैमिलियों को वहाँ बाहर ले जाने के, अगर वही ये इस पर कर दें। और रमीज़ राजा को चाहिए कि जो देखें उनकी नज़र उस पर सब पे ये सारा जिक्र करते रहे हैं वो कि भाई ये खामियाँ, ये खराबियाँ हैं, तो ये अपना उनको इस चीज़ का इदराक है और वो उस पर अमल दरामद करें। और आप बिल्कुल मैं तो कहना घोड़ा फाड़ लें, गंडासा फाड़ लें सुल्तान रही वाला। अच्छा, जो उसमें ना एंटी क्रिकेट है ना उसको वॉश करके एक नया सेटअप, नई एनवायरनमेंट। कल देखें, कल वसीम राजा का बर्थडे था। अच्छा बर्थडे था और रमीज़ राजा दूसरे भाई को उन्होंने इतना बड़ा ये अपना ऑफिस दिया, और अभी तो खैर बोर्ड में जाएगा, लेकिन कितना खुशी का मौका उनके लिए। उनके बड़े भाई जो हैं वसीम राजा, उनके बर्थडे वाले दिन उनको ये सेलेक्ट किया कि हमारी दुआ है कि क्रिकेट को बेहतर करें। पूरे पाकिस्तानी हमारे समेत कौन क्या चाहते हैं। क्या बैट्समैन थे यार, फिर आपको पता है कि वहाँ इंग्लैंड में वो पढ़ाते भी रहे वसीम राजा, और एक स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड। हम तो देखते थे वेस्ट इंडीज के जब एक हवा था ना, तो हवा था कि वेस्ट इंडीज के बॉलर काली आंधी आ रहे, तो हम डरते होते थे। और वो जिस तरह उनकी शॉर्ट पिच गेंदों को पुल करते थे और हुक करते थे, तो हम कहते थे बड़ा जीदार है। सलमान साहब, एक चीज़ पाकिस्तान का अलमिया माजी में ये रहा कि जिसने कभी मट्टी पे पैर नहीं रखा होता था उसे रेसलिंग का चेयरमैन बना देते थे, जिसने कभी किसी से पूरी तरह ताकत से हाथ नहीं मिलाया होता था उसे कबड्डी का चेयरमैन बना देते थे, जिसने कभी सारी ज़िंदगी किसी रिंग के अंदर जाकर टेलीविज़न पे भी नहीं देखा होता था उसको आप बॉक्सिंग का क्या नाम है वो बना देते थे चेयरमैन। एक बंदे का ऐसा जिसका बराह रास्त ताल्लुक है, ये बनाना बहुत, मैं समझता हूं बात ये होती है कि राइट पोजीशन पे ना राइट पर्सन जो है अगर वो आ जाए तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। एक और दूसरा उनको खुद मुख्तारी दी जाए, फैसले करने की आज़ादी दी जाए, और ढांचों के अंदर देखिए हमारा काम, मैं आपको बताऊं, क्रिकेट समेत कोई भी शोबा आप उठा लें रवायती तरीके से ठीक होने वाला नहीं है। इसमें बड़ी एफर्मेटिव एक्शंस के तहत गैर मामूली इक़दामात के साथ कड़वी गोलियां लेनी पड़ेंगी और एक बड़ी रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी आपको अपने खेलों के अंदर। पाकिस्तान को अपना मुकाम जो है न सिर्फ क्रिकेट बल्कि बाकी खेलों के अंदर भी लाना पड़ेगा। अभी ओलंपिक्स हमने ख़त्म हुई, हमें पता चला है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब ये मौका आ गया है कि रमीज़ राजा के पास एक पूरा रोड मैप है। मैंने उनका एक पूरा इंटरव्यू सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास एक जामे प्लान है। अगर उनके पास जामे प्लान है तो वो सिर्फ अकेले ना लें, बाकी लोगों से मुशावरत करें और उसको एक हतमी शक्ल दें और एक रोड मैप के तहत पाकिस्तान की क्रिकेट में बुनियादी नोयत की तब्दीलियां ला के, जैसे ऑस्ट्रेलिया है,
यानी एक प्लेयर बाहर निकलता है, 5 मुतबादल प्लेयर बैठे होते हैं। इंडिया को देखें, एक प्लेयर बाहर निकलता है, 5 मुतबादल प्लेयर बैठे होते हैं। हमारे पास एक प्लेयर बाहर निकलता है, 5 सिफारशी बैठे होते हैं। हमारे पास प्लेयर कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हर पोजीशन के ऊपर हमें मुतबादल प्लेयर्स तैयार करने हैं, एक अच्छी टीम बनानी है, फास्ट बॉलर बनाने हैं, फील्डिंग को देखना है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी अच्छी सिलेक्शन होगी अगर ये वर्किंग। अकेडमीज तो हमारी काम कर रही हैं, पीसीबी की जो अकेडमी जी उसमें अच्छे लोग सामने आ रहे हैं, नए लड़के। फिर जितने भी हमारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं उन्हीं को बराह रास्त उसमें लाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन क्रिकेट का ढांचा अगर ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पे या इंडिया की तर्ज पे या इंग्लैंड की तर्ज पे अगर बन जाता है तो इन फ्यूचर उसके रिजल्ट तो आएंगे। देखिए अभी तो चेयरमैन जो अपना जिनको अभी इंट्रोड्यूस कराया गया है, ये खुद खिलाड़ी हैं, इन्हें फील्ड का भी पता है कि फील्ड में क्या मसला होता है, इन्हें ड्रेसिंग रूम का भी पता है, इन्हें वो भी पता है कि भाई टीम की सिलेक्शन का इसमें क्या अपना क्या क्या उसमें पैरामीटर होते हैं। और ये अपना मैनेजमेंट में भी इनको जो उन्होंने जिक्र किया, मैंने भी सुना है, वो पूरा उन्होंने अपना रोड मैप दिया है कि ये चीज़ें ठीक। अब हमारी दुआ है कि वो उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें और सिर्फ ना सिर्फ अपना मुल्क का बल्कि अपने भाई का भी नाम ऊंचा रखें कि वो फिर जो प्राइम मिनिस्टर ने एतमाद किया उस पर उसके ऊपर भी पूरा उतरे कि ये सारा उन्होंने पूरा ये इतना बड़ा उन्होंने ऑफिस दिया है। तो उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि वो इसको बेहतर करें और वो मेरा ख्याल है जो उनका बातें सुनते रहे वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया में ये जो टॉप ट्रेंड बनते हैं ट्विटर के, ये वो 2 तरह के हैं ना। एक तो है मसनूई जो भारत से जनरेट होते हैं, अफगानिस्तान से होते हैं, फेक होते हैं और वो डैमेजिंग होते हैं, वो हाइब्रिड वार का हिस्सा होते हैं। एक होते हैं अवाम की तरफ से जो ट्रेंड बनता है। कल रमीज राजा टॉप ट्रेंड थे और मेरा ख्याल है कि जब तक वो चेयर पे नहीं बैठ जाते टॉप ट्रेंड, फिलहाल तो मुझे लगता है कि रमीज राजा ही हैं। वही चलेंगे, वही चलेंगे जब तक ये ऑफिस ले लेते हैं। टॉप ट्रेंड के पीछे भी एक पॉलिटिक्स है, जैसे आपने कहा ना। हम जब सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड्स देखते हैं तो उसमें एक पॉलिटिक्स आपको नजर आती है कि किसी एक खास एंगलिंग से, एक खास मकसद से चीजों को हाईलाइट करना। अच्छा, कुछ तो है इंडिविजुअल्स, उस पर तो हमें नजर आते हैं, जैसे आपने कल इसका कहा रमीज। इंटरनेशनल फोर्सेस ऐसे टॉप ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस करवाती हैं जिससे वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है ना उसको वॉच करती हैं। जैसे हमने पिछले दिनों जिक्र किया था कि सिविल वॉर इन कराची, हमने कहा सैंक्शन इन पाकिस्तान। तो ये चीज़ें भी हैं जो सोशल मीडिया को ऑब्जर्व करना पड़ता है हमें कि क्या वो ट्रेंड्स हैं और किस मकसद के तहत, किस सोच के साथ, किस फिक्र के साथ और किस एजेंडे के तहत इन ट्रेंड्स को आगे बढ़ाया जाता है। सब ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड पॉपुलैरिटी शो करती है। किसी भी इशू पे टॉपिक पे ट्रेंड बनता है ना, तो ये ट्रेंड वैसे नहीं बन जाता। इसके एक सर्टेन क्राइटेरिया है ट्विटर के पास, एक सर्टेन आप ट्वीट करते हैं एक लेवल पे, एक नंबर पे, तो फिर ये करता है। और रमीज राजा को बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि जब तक वो ऑफिस नहीं ले रहे थे यही टॉप ट्रेंड रहेंगे। और उन्हें मैं ये कहूँगा इस शोहरत को ना वो अपना ना ऑब्जर्व करें और एक चैलेंज के तौर पर लें और उसको आगे अपना जो क्रिकेट को बेहतर करें। बिल्कुल। अच्छा, चूँकि हम सोशल मीडिया पे ही बात कर रहे हैं, सलमान ज़रा सोशल मीडिया को ज़्यादा देखते हैं, आप और मैं हम दोनों देखते हैं, लेकिन ज़रा उसको हम करते हैं। एक जुमला है एक दोनों का, ये मसनूई तरीके से भी बूस्ट किया जा सकता है। कोई सुना है डॉलर बकायदा आप, मैंने आपको कहा ना कि जब मैंने कहा कि एक पॉलिटिक्स है तो इस पॉलिटिक्स में फिर पैसा इन्वॉल्व है। अच्छा। मुल्कों की पूरी सफारतकारी इन्वॉल्व है, डिप्लोमेटिक इसमें इन्वॉल्व है। कैसे आप इसको एक बूस्ट करके ना एक बड़ी खबर बना देते हैं। देखिए ना, छोटी खबर को बड़ी खबर बनाने का आर्ट जो है, अब वो एक अखबार होता था, पहले एक जमाने में अखबार होता था। हाँ। अब ये सोशल मीडिया आ गया कि छोटी सी खबर को बड़ी खबर कैसे बनाकर देखिए। इसमें मसनूई आपने कहा ना, मसनूई ऑफिशियल, यानी ऑफिशियली आप बूस्ट करा सकते हैं। आप सर्टेन अमाउंट दें, ट्विटर का जो भी सोशल मीडिया का है प्लेटफॉर्म, उसको सर्टेन अमाउंट करें और आप यार फॉलोअर्स भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, सब कुछ वही वो पैसे दें और फॉलोअर्स बना देते हैं आपको। वो आपको ऑफर करते हैं कि भाई इतना पे करें तो यू विल गेट मोर फॉलोअर्स। मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया पे भी ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ना वो रखनी चाहिए ताकि वो पता तो चले ना कि एक और क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से, और राजा रियाज साहब PFUJ वर्कर्स के वो जनरल सेक्रेटरी हैं और वो मौजूद हैं। एक अरसे से सहाफ़त कर रहे हैं, मेरे साथ भी 1-2 प्रोजेक्ट में काम किया है और हमारे माजी के ताल्लुकात भी अच्छे रहे। अमूमन साफ़ इकट्ठे काम करते हो और फिर दोबारा मिले तो होता नहीं उन्हें की था, लेकिन राजा रियाज से हमारे अच्छे था। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
राय साहब, हम बात कर रहे थे मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से और मुसलसल हम एक ही बात कर रहे हैं कि यार अगर वर्कर्स को और उन वर्कर्स को, वो जो बेचारे जिनकी कोई सुनवाई नहीं, पूरी दुनिया की खबर छापते हैं और उनकी अपनी खबर कहीं नहीं छप सकती, उनके अपने मसाइल पे कोई बात नहीं कर सकता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहां पे जाके वो गरीब आदमी जो है अपने मसाइल के ऊपर बात कर सके। और दूसरी चीज ये कि क्या सहाफ़ी, आप भी प्रैक्टिकल सहाफ़ी हैं, शफीक बैठे हैं, सलमान बैठे, क्या हमारे हाथ में कोई वो आ गया कि हम जिसको मर्जी जैसे मर्जी बेइज्जत कर दें बगैर सबूत के, जिसके मर्जी खिलाफ जो मर्जी छाप दें? क्या हमारा कोई गिरेबान पे हाथ नहीं पड़ना चाहिए ऐसे लोगों का जिन्होंने सहाफत का चेहरा ही दागदार कर दिया? देखिए राना साहब, बहुत शुक्रिया। बात ये है कि हमेशा से सहाफत आज़ादी की बात भी की जाती है, इसकी फ्रीडम की बात भी की जाती है, इसकी लिबर्टी की बात भी की जाती है। जी 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 ऐसा हम सुन रहे हैं। तो हमारे दोस्त जो होते हैं बात करते हैं वो भी भूल जाते हैं, और वो है कि सहाफत जिम्मेदारी के साथ, जी जी आपके साथ एक बिल्कुल आप आज़ादी को इंश्योर करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपनी जिम्मेदारी का आप तयन करते हैं कि भाई ये मेरा, यहाँ पे मेरा नेशनल इंटरेस्ट है, यहाँ पे मेरा अदारे हैं, यहाँ पर जो है मेरा एक मेरे रिलीजन का मामला है, तो आप उनको। अच्छा राय साहब शफीक अवान बोल रहा हूँ। फरमाइए। राय साहब, ये फवाद चौधरी साहब ने भी 2 ट्वीट किए हैं, मैंने आपने भी देखे होंगे कि वर्कर्स के हकूक पे और फेक न्यूज़ पे, इस पे कोई बातचीत नहीं हो सकती, इस पे कोई समझौता नहीं हो सकता, बाकी तमाम शुक्र पे बात हो सकती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए बात सुने जी, इस बिल पर हमें साथ है, लेकिन हमें इसकी कुछ शिकों पर ताक़ुदात है। जैसे मैं 49 जरा ब्रीफ कर दें क्या है कि हम आपने ITA नहीं खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, नेकोसा खत्म कर दिया, जो एक्शन देता है जर्नलिस्ट को। बिल्कुल ठीक, इसमें तो लाजमी बात होनी चाहिए। बाकी जहाँ तक बात की आपकी फेक न्यूज की, फेक न्यूज को कोई बंदा भी ना डिफेंड कर सकता है ना उसके साथ खड़ा होता है। अच्छा राजा रियाज साहब ये बताइए, राजा साहब सलमान आबिद बोल रहा हूँ, ये बताइए कि इस पूरे अहम मौके के ऊपर जो हमारी अखबारी तंजीमें हैं या सहाफती तंजीमें हैं, जो मीडिया की एसोसिएशन है, उनका एक्चुअली रोल क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? वो क्या करें इस मामले में ताकि ये जो हुकूमत और मीडिया की तंजीमों के दरमियान हमें नज़र आता है एक तनाव है, इसको कम किया जा सके? आप बहुत सीनियर तज्जियाकार है, मेरी बात ये सुने आप। तो का किरदार एक वॉच टॉक होना चाहिए, उनको एक लॉ आया है उसको एनालिसिस, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे बहुत सी किरदार में आपको पैक करता हूँ तो उन्होंने इसको पढ़ा भी नहीं। बिल्कुल यही हम कह रहे हैं, वो है क्या, बिल्कुल इसको पढ़ा भी नहीं होगा, इसको पढ़ना चाहिए। इसमें जो चीज बुरी है उस पर आपको डायलॉग करना चाहिए, उस पर आपको बात करनी चाहिए कि यहाँ पे आके ये मीडिया की आजादी को यहाँ पे डिस्टर्ब करता है। राय साहब एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। चौहान साहब ने बात की कि फेक न्यूज, भाई फेक न्यूज को पूरी दुनिया में ना सपोर्ट करता है, ना पाकिस्तान में कुछ करता है, ना मीडिया तंजीम करती है, ना करना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया राजा साहब, बहुत शुक्रिया। मैंने पता क्यों, अभी 3-4 चीजें रहती हैं और मैं चाह रहा हूँ कि उसे जल्द से जल्द कवर करें। हम एक हमारा जो सेगमेंट है वो है टॉक शोज जो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चलते हैं। गुज़िश्ता रोज मैंने और आपने, हमने सब ने जितने टॉक शोज देखे उन पे अफगानिस्तान जो था वो छाया हुआ था, एक ही बात जो एक हफ्ते से वही छाया, और उसमें आज चाह रहा था कि आप सोने नहीं देते यार, 12 बजे तक हमसे वो सारे शो दिखा, फिर उस पर आप रात 2 बजे तक हमसे बहस करते रहते, सोए भी करें। जब 2 बजे बहस खत्म हो जाती है ना और मैं सोने लगता हूँ, फिर ये खबरें भेजनी शुरू कर देता हूँ कि अब ये एदत भी गल करनी है, एदत भी गल करनी है। कल शाजिब खानज़ादा के शो के अंदर जो सेल शाहीन साहब थे, तर्जुमान है, उनके साथ उनकी गुफ्तगू थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम चाहें तो पंजशेर पे हम एक दिन में कब्जा कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। जो गुफ्तगू हुई उसका एक शॉर्ट में चाह रहा था कि मैं आपको सुनाऊं, उसके बाद इस तरफ आते हैं। शेर को रिलीजियस स्कॉलर्स की एक ग्रुप को भेजा था ताकि उधर हमारे ओपोनेंट्स मुखालिफिन जो है उसके साथ बातचीत करे और मसले को सुलहमीज़ तरीके से हल करे। लेकिन अगर वो जंग के इंतखाब करते हैं, वो ये उस पर डिपेंड करता है, तो फिर उसकी जिम्मेवारी भी उन पर लागू होती है।
शरीक साहब, वैसे तो शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में हमेशा कोई कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन ये एक अच्छा इसमें भी थी। वो पूरी कोशिश की कि ना उनको अपने नैरेटिव पे लाने के लिए, लेकिन उन्होंने बड़े तहम्मुल से हर चीज़ का जवाब दिया। वो कोशिश कर रहे थे, हर साफी की कोशिश होती है ना शरारत करना है, उसमें कुछ निकालना है। इन्होंने औरतों के वाले से बात की, बच्चों के वाले से बात की, फिर परचम के वाले से बात की। उन्होंने कहा भाई ये हम बैठ के डिसाइड करेंगे। उन्होंने उनको पंजाबी कहते हैं ना पकड़ाई नहीं दी उनको। लगता है ट्रेंड है, बहुत ट्रेंड है। उन्होंने बल्कि अंग्रेजी में कहा और उसको वो जो था ना वो ट्रैप नहीं हुए। वो दिलचस्प बात यह है कि तालिबान की क़यादत ने दुनिया को सरप्राइज दिया है, ये मान लें आप। अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब हो, सोहेल शाहीन साहब हो, तालिबान की दीगर क़यादत हो, जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं ना, लगता यह है कि उन्होंने माजी की गलतियों से सीख के सफारती अदाब भी सीखे, डिप्लोमेटिक एटीट्यूड्स भी सीखा है और डिप्लोमेटिक चलाकियां भी देख ली हैं कि कौन किस तरह से किसको ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो एजुकेटेड भी हैं, अंग्रेजी को भी समझते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यार इनको एक थोड़ा सा तजर्बा हो गया है। वो जो माजी का गलतियां थी ना, उससे ये बाहर निकलकर एक आउट ऑफ द बॉक्स नई चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं ना एक कॉलम और एक एडिटोरियल आपसे शेयर करना चाह रहा था। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और हालांकि इस पे मुझे ज़्यादा देर बात करनी चाहिए थी, लेकिन हम चीज़ों में इस तरह चले गए। डॉन का एडिटोरियल है और वो है कि फ्रैक्चर्ड ऑपोजिशन। उसका मैं आपको एक पैरा सुनाता हूँ, उस पर फिर आपसे कहूँगा। कहते हैं विद दिस प्रॉब्लम इज फेयरली सर्टेन दैट द पीपल्स पार्टी एंड PMLN विल गो देयर ओन वेज। ऑन वन इज ट्राइंग सर्वाइव एंड अदर इज ऑन द वेन। अच्छा, अब वो बड़े क्लियर दो जुमलों के अंदर बात कर दी है। इसमें मैं एक इजाफा कर दूं, उसके बाद आपसे कमेंट लूँगा कि मुस्लिम लीग नून को कल बड़ा धचका पहुंचा है सिंध में और मुफ्ता इस्माइल जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। डॉन का जो इदारिया है वो ये कह रहे हैं कि दोनों को बकरे बकरे पजेंडे ने अपनी अपनी सर्वाइवल दी जंग लड़े। डॉन को जो उन्होंने पोजिशन का नतारा किया उन्होंने कि भाई ये आपस में सीधे नहीं है, इनकी एक लाइन नहीं है, तो गवर्नमेंट को क्या चैलेंज करेंगे। और जो मिफ्ता सिंध में ना बहुत संजीदा सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून के लिए। और ये अब देखें, ये डॉन लिख रहा है, ये मैं आप ये वो नहीं लिख रहा है, डॉन जैसा अखबार लिख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। इनके अंदर मुस्लिम लीग नून के अंदर थी तो पीपल्स पार्टी भी वो भी ना एक लाइन पे नहीं है। पोजीशन जो है डिवाइडेड है, उस डिवीजन का फायदा हमेशा वो दूसरी पार्टी को होता है। बिल्कुल। और अभी तक देखें ये ना अपोजिशन अपना कोई एक लाइन पे है और ना जो इनके हमारी वो एक लाइन पे। ठीक है सलमान, नहीं मैं एक कॉलम शेयर कर लूँ, फिर आप उस पर। श्री मज़ारी साहिबा का कॉलम है द न्यूज़ में, उसका सिर्फ एक मैं कुछ थोड़ा सा हिस्सा आपको सुनाता हूँ, उसके ऊपर आपके कमेंट लूँगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है इसलिए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान हैज़ मेड इट्स पॉलिसी क्लियर, इट इज़ सीकिंग टू इंश्योर इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान that will protect the rights of women, girls and minorities। और इसमें 3-4 चीज़ें हमने अभी शेयर भी की थी। तो बड़ा अच्छा कॉलम है और इसका उन्वान बड़ा खूबसूरत है, अनफ इज अनफ। देखिए, जो लोग ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान का नैरेटिव क्लियर नहीं है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि श्री मज़ारी ने वो 5 पॉइंट्स उठाए ना। नंबर 1 इंक्लूसिव गवर्नमेंट का, नंबर 2 प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन, चिल्ड्रन एंड ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में, तीसरा उन्होंने पॉइंट उठाया इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में, चौथा उन्होंने कहा कि अफगान सरजमीन किसी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, और फिफ्थ ये कहा कि अफगानिस्तान की नाकामी का जो मलबा है बिला वजह पाकिस्तान पे ना डाला जाए। तो पाकिस्तान का नैरेटिव जो है वो बड़ा क्लियर है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, और श्री मज़ारी ने उसको रिफ्लेक्ट किया है और कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान जो सफारती लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे जो सीरियस कोशिशें कर रहा है अफगान पीस प्रोसेस को, उसको इंटरनेशनल दुनिया को रिकग्नाइज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, बहुत शुक्रिया शफीक अवान साहब। आज का प्रोग्राम खत्म हो गया, बहुत सारी चीजें तिश्ना रह गई जिस पे हम बात कर सकते थे। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। पहले दिन से आस्ते से बेहतर हो जाएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। एक छोटी सी खबर आपसे शेयर करते हुए जाएंगे। पाकिस्तान के एक होनहार है राशिद नसीम, उसने भारत से एक और रिकॉर्ड छीना और उसने सजीत कुमार भारत का उसका रिकॉर्ड था कि उसने 1 मिनट में 789 अखरोट तोड़े थे और हमारे इस प्लेयर ने 1 मिनट में 315 तोड़े। अखरोट तोड़ना वैसे बड़ी बात है और माजी में तो अखरोट खाने से ज़्यादा दिलचस्पी है। हमें तो कोई मिल जाए अखरोट तोड़ने वाला मिल जाए और गिरी हमें देता जाए। तो गिरी एक हमें मिली है फतह की सूरत में। वेल डन अरशद नसीब। कल आपसे दोबारा बात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।